हेलो दोस्तों। आज हमारी जो हिंदी की क्लासेस चल रही हैं उसके आज फोर्थ वीडियो है। ये स्पेशली जो है ईओ एग्ज़ाम जो है 26 नवंबर को उसके लिए बनाई जा रही है, उसके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग है। तो 15 नंबर का उसमें वर्णमाला का चैप्टर है जो आपको इस वीडियो से पूरा कवर हो जाएगा। और ये बहुत सारी जो है बुक के माध्यम से बनाया गया है, क्योंकि 15 नंबर का वर्णमाला से आयोग पूछेगा क्या, ये सोचने वाली बात है। तो 15 नंबर का इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो नई चीज़ों को सीखने के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सिलेबस में एक टॉपिक है 15 नंबर का। और ये अन्य ग्रुप सी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर का वहाँ पे भी पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों या लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि वर्णमाला क्या है। तो वहाँ पे आपको दिया ऑप्शन कई सारे मिलेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ये आपको टिक करना है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। हिंदी वर्णमाला जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो ब्राह्मणी लिपि का परिष्कृत रूप है। और ये कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है, और इसको हम नागरी लिपि भी कहते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए आपके। अगर हम क्रम देखें तो सबसे छोटा ध्वनि या वर्ण होता है, उसके बाद अक्षर बनता है, फिर अक्षरों से शब्द बनता है, शब्द से पदबंध बनता है, फिर उसके बाद उपवाक्य, और सबसे बड़ा होता है वाक्य, फिर उसके बाद पैराग्राफ। इस प्रकार से आगे चले जाते हैं। अगला है हमारा कामता प्रसाद गुरु, जो प्रसिद्ध व्याकरण के थे। उनके अनुसार वर्णमाला में कितने वर्ण थे? 43 वर्ण। लेकिन ये है नहीं, लेकिन 43 वर्ण इनके अनुसार जो है माने गए थे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो जो मेन माने जाते हैं वो 52 हैं, जो उच्चारण के आधार पर 45, जबकि लेखन के आधार पर इनको 52 माना जाता है। इसमें ऐड किया जाते हैं उच्चारण के आधार पर जो है संयुक्त व्यंजन को नहीं गिना जाता, जबकि 3 जो है स्वर भी छोड़ दिए जाते हैं। उसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन को सिर्फ गिना जाता है उच्चारण के आधार पर, जबकि लेखन के आधार पर जो है री और अंगह और अह, जो ये 3 स्वर भी साथ में गिने जाते हैं। और 4 संयुक्त जो हैं, 4 संयुक्त अक्षर जो हैं, छ त्रय ज्ञ श्रय, वो भी इसमें गिने जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी बड़वाला में जो 11 स्वर हैं और 2 अयोग भा, टोटल 13 होते हैं, जिसमें ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, छोटा ए, बड़ा ए, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ओ और आऊ, ये हो गए हमारे स्वर। जबकि अयोगभाज होता है उसे अंग है, जिसे अनुसार कहते हैं, और विसर्ग जो अंग है वो, ठीक है, ए होता है, ठीक है। इसे हम संस्कृत के है के रूप में प्रयोग करते हैं। जो विसर्ग होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। जो 35 व्यंजन है वो इस प्रकार हैं, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग, पै वर्ग, ठीक है। तो ये 5 वर्ग होते हैं हमारे। इसमें 5 में 25 आ जाते हैं अक्सर। फिर उसके बाद 4 अंतस्थ आते हैं, ये रेलवे, और 4 उसमें उष्म संघर्षी होते हैं, से है। फिर उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ त्रय ज्ञ श्रय, और 2 द्विगुण उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, ळ और ल। टोटल मिला के 11 स्वर हो गए, 2 अयोग बहा हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, और 2 उक्षिप्त व्यंजन हो गए। टोटल होते हैं 52 वर्ण वर्णमाला में। तो यहाँ से क्या है, क्योंकि 15 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एग्जाम में डेफिनेशन भी आपको मिल सकती है कि जो व्यंजन की डेफिनेशन है, स्वर की डेफिनेशन है, या अघोष सघोष की डेफिनेशन है, अल्प प्राण महाप्राण इनकी डेफिनेशन है, या जो स्वरों का भेद होता है, व्यंजनों के भेद है, उनकी डेफिनेशन भी इस पूरी वीडियो में कवर अप की जाएगी। मतलब इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत जगह से डाटा कलेक्ट करके बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। स्वर जो होता है, जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है, ये स्वतंत्र होते हैं। जबकि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से होता है। तो व्यंजन जो है वो होते हैं परतंत्र होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता है। अगला है हमारा एक इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि ए को छोड़कर सभी स्वरों के लिए मात्राएं चिन्ह हैं। तो इसके टोटल 11 हैं हमारे, जो अयोग भाव को अलग करके 11 हैं। तो वहाँ से ए को अलग कर दिया जाए, क्योंकि इसकी मात्रा नहीं होती है। तो टोटल जो है हमारे पास मात्रा बची 10। तो जो स्वरों की मात्राएं कितनी हैं? टोटल 10 मात्राएं हैं। सभी स्वर क्या हैं? सघोष हैं और अल्पप्राण हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सघोष और अघोष, इनकी हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे कि जिनके स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है वो सघोष कहलाते हैं, और जिनके माध्यम से सांस जो है वो कम निकलती है, अल्प प्राण। प्राण का अर्थ होता है वायु, प्राण का अर्थ होता है वायु,
अल्प का मतलब होता है कम, अगर वायु कम निकल रही है अक्सर बोलते हुए तो वो अल्पप्राण हो गया। और सघोष का मतलब होता है घोष मतलब कंपन, अगर स्वर तंत्रियों में कंपन है तो वो सघोष हो गए। और इसको कहीं कहीं आपको घोष भी मिलेगा, मतलब सै नहीं होता इसके आगे, तब भी वो सघोष ही माना जाएगा, कभी इसको आप अघोष समझ लिए तो घोष अगर लिखा हुआ है तो भी ये सघोष वर्ड ही माना जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, स्वर की संख्या 13 है, उच्चारण की दृष्टि से 10 हैं, क्योंकि इसमें री और जो अयोग भाग के होते हैं अंग है अह, ये दो तीनों छोड़ दिए जाते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं। अब स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो स्वरों की जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से किया गया है कि पहले सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल स्वर जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, जबकि दूसरा है हमारा संधि स्वर जिसे व्युत्पन्न स्वर भी कहते हैं। मतलब ये क्या है, संधि स्वर जो है दो स्वरों से मिलकर बना होता है, जबकि ये किसी दूसरे स्वरों से मिलकर नहीं होते बने। ये इस प्रकार हैं, इनका विभाजन भी नहीं हो सकता लेकिन इनका विभाजन भी हो सकता है। ये मूल स्वर है, मतलब ये किसी की सहायता से नहीं बने होते, जबकि संधि स्वर हैं ये दो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। अब बात ये आती है कि अगर दो समान स्वर हैं, दो समान स्वर हैं तो वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे, अगर दो भिन्न स्वर हैं तो वो संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ये इन दोनों में इसके दो पार्ट हैं। अगर दो समान स्वर हैं, जैसे आ और आ मिलकर जो है वो आ बनाते हैं, ठीक है, तो और ई और मिलकर बड़ा ई बनाया इन्होंने, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाया, तो ये समान मिल रहे हैं, तो इन्हें हम दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा है इनको, इन्हें हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर में बात करें तो संयुक्त स्वर में आता है जो दो भिन्न स्वर के मेल से बने होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं, जिन्हें विजातीय स्वर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आ के साथ अगर ई मिलता है तो छोटा ए बन गया, और आ के साथ ए, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत करना, ये मुझे भी हो गया था कन्फ्यूजन कि आ के साथ जो है बड़ा ई नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि आ और ई छोटा ई हो गया तो ये छोटा ए बना, जबकि आ के साथ यहाँ पे बड़ा ई ना आके ए आएगा, इसलिए ये बड़ा ए बनेगा। इसी प्रकार से नीचे है ए के साथ अगर छोटा ऊ आए तो ओ बन गया, जबकि नीचे ए के साथ बड़ा ऊ ना आके ये वाला ओ ये यहाँ पे आया है, तो ए प्लस ओ बराबर आउ हो गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से ऑप्शन आपको मिलेंगे, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना। तो जो बड़ा ए बनता है वो ए प्लस जो है वो छोटे ए की सहायता से बनता है, ना कि बड़ी यहाँ पे आती है। तो इस प्रकार से आप इसका ध्यान रखना। तो संयुक्त स्वर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ये 4 संयुक्त स्वर हैं, आप इनको अच्छे से देख लें और किसके सहायता से मिलकर बनते हैं ये भी देख लेना। विजातीय स्वर इनको कहा जाता है। आगे बात करते हैं जीभ के, तो ये हमने देख लिया था। मात्रा उच्चारण के आधार पर देखते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व में क्या है, ए ई उ, हमें पहले पता है कि उच्चारण में कम समय लगता है और ये किसी की सहायता से नहीं बनते और किसी की सहायता से नहीं बनते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर्ण क्या है, उच्चारण में अधिक समय लगता है, क्योंकि ये मात्रा उच्चारण के आधार पर बांटा गया है, हमें नीचे जो थे वो उत्पत्ति के आधार पर बांटा था। तो यहाँ पे ए ई ऊ को छोड़ के जो है बाकी सारे जितने हैं आप एक याद कर लीजिए, बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे। प्लुप्त स्वर क्या है, स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, जैसे हम बोलते हैं राम, तो इसमें क्या है समय लग रहा, तो बीच में क्या है, इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आपको एस लगेगा देखने में, इसी प्रकार से एस टाइप का बनता है, या फिर इसको आप 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये 3 बार आ रहा है। यहाँ पे भी क्या है, ओम है, तो यहाँ पे हमने 3 से रिप्रेजेंट करा, फिर मैं लिखा, तो इस प्रकार से या तो 3 से रिप्रेजेंट करते हैं या इस प्रकार से इसका सिंबल होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। संस्कृत शब्दों में इसका प्रकार के प्रयोग किया जाता है, संस्कृत शब्दों में इसे क्या कहा जाता है, बहुमात्रिक स्वर भी कहा जाता है और त्रिमात्रिक स्वर भी इसको कहा जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला है हमारा जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर क्या है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं अग्रस्वर हो गए, मध्य भाग से बोले जाते हैं मध्य स्वर, पिछले भाग से बोले जाते हैं पश्च स्वर। तो डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए कि जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये अगले भाग से ई ए हो गए, जबकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये एक ही है कि जो मध्य स्वर है वो कौन सा होता है, तो ए जो है मध्य स्वर होता है, इसे केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। जबकि पश्च स्वर में आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ये आजाफा, मतलब जो विदेश जो होता है ना आगत वर्ण आ, वो भी इसमें आता है। मुख द्वार के आधार पर बात करें तो मुख द्वार कितना खुलता है उसके आधार पर डिवाइड किया है, विव्रत, अर्धविव्रत, सव्रत, अर्धसव्रत। विव्रत में क्या है कि मुख द्वार पूरा खुलता है तो आ बन गया, आधा खुलता है तो ए, बड़ा ए, ओ, आ, ठीक है, ये इसमें आ गए। संव्रत में क्या है, पूरा बंद होता है, मतलब विव्रत का आप अर्थ, विव्रत जो होता है वो ओपन से होता है, विव्रत को आप इस प्रकार से याद रखें ओपन, तो ओपन का मतलब है कि मुख पूरा खुल रहा है, ठीक है। अर्धविव्रत है तो मुख आधा खुल रहा है, ठीक है। सव्रत का मतलब होता है क्लोज,
तो मुख क्या है, पूरा बंद है, जबकि अर्धशब्द क्या है, मतलब हाफ क्लोज है तो आधा बंद है। तो इसमें ए ओ आ गया, पूरा बंद है तो ई, बड़े ई, ऊ और बड़ा ऊ आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लेना। होठों की स्थिति के आधार पर अव्रतमुखी, व्रतमुखी, मतलब स्वर के उच्चारण में होठ अगर गोल नहीं है तो अव्रतमुखी होगा, जबकि होठ या गोल, व्रत है या गोल है, मतलब व्रतमुखी आ रहा है तो सिंपल समझ सकते हैं हम सबसे ही। व्रतमुखी है तो मुख के जो होठ है हमारे वो गोल हैं, तो उससे हम शब्द बोल सकते हैं ऊ, ऊ बड़ा ऊ, ओ औ। तो ये देखने में लग रहे हैं कि इस प्रकार से बोले जाते हैं, होठों को गोल करके ये सब अक्सर बोले जाते हैं। बाकी जो है ये वाले अक्षर जो हैं, ये वाले स्वर जो हैं वो अव्रतमुखी में आ गए। अब बात करते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इसमें होता है एक मौखिक निरानुनासिक, जिसमें स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है, तो वो निरअनुनासिक हो गया। मतलब अनुनासिक का मतलब है नाक से हवा निकलती है, जबकि निरअनुनासिक मतलब नासिक आ रहा है ना उसमें, तो नी भी आगे लग गया, तो नी विलोम शब्द में आता है अधिकतर। तो नी जो है विलोम शब्द में आ गया, तो मतलब नासिक नहीं है, मतलब निरअनुनासिक है तो नासिक से हवा नहीं निकलती। किससे निकलती है, सिर्फ मुंह से। अब दूसरा जो है वो अनुनासिक है, इसमें हवा नाक से निकलती है लेकिन मुंह से भी अधिक निकलती है। मुंह और नाक दोनों से निकलती है, तो इसमें मुंह से मैक्सिमम निकलती है जबकि नाक से भी हवा निकलती है, तो ये अनुनासिक हो गए। इसके एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखे हैं कि ए मतलब चक्रबिंदी जिसके ऊपर होगी वो अनुनासिक होते हैं, जितने भी सारे शब्द होते हैं चक्रबंदी वाले वो अनुनासिक होते हैं, जबकि चक्रबंदी नहीं है तो वो हो गए निरअनुनासिक। अब ये डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि सघोष या घोष भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इनको हम टॉपिक, इन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते और एग्जाम में जाके हम कन्फ्यूजन में जो क्वेश्चन गलत करते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, क्योंकि हमारा वो पॉइंट क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है घोष अगर लिखा हुआ है तो इसको भी हम सघोषी मानते हैं। इसे आप अगर कन्फ्यूजन नहीं होना कि अघोष मान लें इसको, ये भी सघोष ही होता है। तो अगर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो सघोष, अक्सर सघोष होते हैं वर्ण, जबकि अगर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता तो वह अघोष होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण की डेफिनेशन क्या है कि उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। प्राण का अर्थ होता है हवा, अगर हवा अल्प निकल रही है तो अल्प प्राण हो गए, अगर ज़्यादा निकल रही है तो महाप्राण हो गए। ये चीज़ें मैंने पहले ही बता दी। सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष और अल्प प्राण होते हैं, मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन तो होता ही है जबकि उनके मुख से हवा कम निकलती है उन्हें उच्चारण करते हुए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला है हमारा अयोग बहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस में अलग से ही दे रखा है कि अयोग बहा, योग न होने पर भी साथ रहे, मतलब इनको एक बेशरम टाइप का मान सकते हैं आप। इनका योग ना तो स्वर के साथ होता है ना व्यंजन के साथ होता है, लेकिन फिर भी आपको ये साथ साथ मिलेंगे। कैसे, ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, स्वर तो ये है नहीं, ठीक है, लेकिन व्यंजनों की तरह से स्वर के पूर्व मतलब पूर्व नहीं आते, इसलिए व्यंजन नहीं है। क्योंकि अगर जैसे व्यंजन होता है का प्लस ए ए मिलकर बनाते हैं का, ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि व्यंजनों की तरह स्वरों से पूर्व नहीं आते, ये स्वर हो गया तो इससे पहले ये नहीं आते हैं, तो इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि व्यंजन आ रहा है पूर्व में, स्वर, ये स्वर है तो स्वर से पहले ही तो आ रहा है व्यंजन। तो यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है कि व्यंजन जो है ये स्वर से पूर्व नहीं आते, तो यहाँ पे व्यंजन की डेफिनेशन वही है कि स्वर के साथ मिलकर जो है व्यंजन ये पूरा अक्षर बना लेते हैं। तो यहाँ पे यही तो है कि व्यंजनों की तरह स्वर से पूर्व नहीं आते, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं है, तो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी योग न होने पर ये साथ रहते हैं। किशोरी आचार्य किशोरी वाजपेयी जी ने ये कहा है स्टेटमेंट। अब अयोग भाव होगा, ये होते क्या हैं, दो प्रकार के, अनुस्वार और विसर्ग। ये स्वर के बाद आने वाला वर्ण है। अनुस्वार क्या है, स्वर के बाद आने वाला वर्ण है, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस प्रकार से, बिंदु भी रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर इस प्रकार से, तो अंग है जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। ध्वनि नाक से अधिक निकलती है, शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, शीर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि शीर्ष पे बिंदु लगा हुआ है, ठीक है, और नाक से इसमें अधिक हवा निकलती है, ठीक है। विसर्ग में क्या है, ए के साइड में दो बिंदु लग जाते हैं, जैसे विसर्ग आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगे। उच्चारण है की तरह होता है, इस प्रकार ना, उच्चारण है की तरह होता है, और संस्कृत में इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में ही इसका इस प्रयोग अधिकतर आपको मिलेगा। और जो अनुस्वार है वो अनुस्वार आपको जैसे अंक लिखा हमने इस प्रकार से हो गया, तो यहाँ पे हम अनुस्वार, विसर्ग और एक चीज़ और साथ में ले लेते हैं, निर, जो अनुनासिक है वो भी आपको मिलेगा। तो अनुनासिक में मैंने क्या बताया था कि ए के ऊपर चक्रबिंदी है या किसी भी अक्षर के ऊपर चक्रबिंदी है तो वो होता है अनुनासिक, जबकि बिंदु है
जैसे ए के ऊपर चक्रबिंदी तो अनुनासिक हुआ, ए के ऊपर बिंदु है तो अनुस्वार हुआ, ए के साइड में दो बिंदु हैं तो ये विसर्ग हो गया। तो इस प्रकार से आप तीनों को याद रखें, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें अलग से इनका स्थान है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूरी मिलेगा। आगत स्वर क्या है? जो आ है, आ के ऊपर चक्रबिंदी है, उसे अंग्रेजी भाषा का है, इसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑफिस, ऑफिस में आपको इस प्रकार से ही मिलेगा आ, चक्रबिंदी पूरा नहीं है, ऑफिस हो गया, तो इस प्रकार से, तो इसे आगत स्वर भी कहते हैं। जबकि अनुनासिक हमने यहाँ भी लिख लिया है कि ध्वनि स्वर के साथ बोली जाती है, नासिक ध्वनि स्वर के साथ बोली जाती है और मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है। एग्जाम्पल इसके ये हैं कि ए के ऊपर चक्रबंदी मतलब अक्षर के ऊपर चक्रबंदी इसमें आती है, तो ये अनुनासिक हो गए। तो ये हमारा स्वर कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं हम व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, जबकि स्वर क्या थे? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो रहा था, लेकिन जो इनका उच्चारण है वो स्वरों की सहायता से होता है। जैसे कुल 33 हैं, इन्हें परतंत्र भी कहते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, दूसरों पे आधारित हैं। ठीक है। व्यंजन के भेद की बात करें तो उच्चारण के स्थान के आधार पर इसके भेद कर सकते हैं। जैसे कंठीय, जिनका उच्चारण गले से होता है वो कंठीय होते हैं। कंठीय में पूरा कै वर्ग आता है और साथ में हैवी आता है। तालव्य, जिनका तालु से होता है। जीवा का अग्रभाग उठकर तालु को स्पर्श करता है, मतलब जो जीवा है इसका ऊपर का भाग उठकर ये फिर तालु को हमारे स्पर्श करता है, तो इसमें चा वर्ग आ गया और साथ में यह और सलजम वाला सै भी इसमें आता है। मूर्धन्य की बात करें तो जीवा का अग्रभाग द्वारा मूर्धा, जो कठोर तालु का अगला भाग होता है, मतलब जो तालु है हमारी उसका जो अगला भाग होता है उसे कहते हैं मूर्धा। मूर्धा को कन्फ्यूजन नहीं होना। तो जो मूर्धा होती है वो क्या होती है? मूर्धन्य, जिसे बोलते हैं हम कठोर तालु का अगला भाग। वहाँ पे जीभ जब स्पर्श करती है तो वो मूर्धन्य वर्ण होते हैं। जैसे ट वर्ग इसमें पूरा आ गया, रे, षटकोण वाला से और ल उपक्षिप्त व्यंजन जो है वो भी इसमें आते हैं। दंत्य की बात करें तो जीवा का जो अग्रभाग है वो ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है। जो जीवा का अग्रभाग है वो दांतों को स्पर्श करता है, ऊपर के दांतों को। तो ता वर्ग आ गया इसमें और ल और से भी इसमें आ गए। डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि 15 नंबर का आएगा एग्जाम में, तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन वो लेकर ही आएंगे अच्छे से, इसलिए सारा आपको कवर करना है। ओष्ठ्य व्यंजन क्या है? दोनों होठों को मिलाकर जो शब्द बोले अक्सर बोले जाते हैं वो पा वर्ग में आते हैं। ठीक है, पा वर्ग इसमें पूरा आता है। अब कुछ और भी हैं, जैसे दंत ओष्ठ, नीचे के होठ और ऊपर के दांत मिलकर जो है वो दंत ओष्ठ कहलाते हैं, तो वो वाह हो गया। बत्स्य जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आया था, वीडियो के एग्जाम में भी था कि जीवा का जो अग्रभाग ऊपर के दांतों से थोड़ा मसूड़ों को स्पर्श करता है। जो बत्स्य बोलते हैं वो मसूड़ों को बोलते हैं, तो अगर उनको जीवा का अग्रभाग स्पर्श करता है तो वो बत्स्य वर्ण होते हैं। जैसे न, से, रे और ले, जय। जय पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, ये चार तो आपको मिलेंगे ही, जबकि जय जो है कुछ बुकों में दे रखा है कुछ में नहीं दे रखा है, तो इसको आप देख भी लेना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बुक है जैसे राजपाल यादव जी की परीक्षा वाली उसमें ये चीज़ें दे रखी है, तो पाँचों को मैंने लिखा है न, से, रे, ले, जय, तो पाँचों जो हैं ये बत्स्य वर्ण होते हैं, तो ये आप इनको याद रखें। स्वर यंत्रीय काकल्य कौन सा होता है? गले के अंदर स्वर यंत्र के मुख काकल से उच्चारित होता है तो वो होता है सिर्फ है, तो ये स्वर यंत्रीय काकल्य होते हैं। डेफिनेशन के साथ है, एक बार हम इसका रैंडम रिवीजन अभी लास्ट में करेंगे जिससे आपको याद भी हो जाएगा एकदम। प्रयत्न के आधार पर बात करें तो स्पर्श और स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पष्ट बोलते हैं इनको, स्पर्श भी बोलते हैं और स्पष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। जीवा मुख के किसी भाग को जरूर स्पर्श करती है, मतलब जो हमारी जीवा है बोलते हुए इन मुख के किसी न किसी भाग को जरूर स्पर्श करेगी, तो वो होते हैं 25 वर्ण होते हैं। जैसे पांचों वर्ग हो गया हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है तो वो होते हैं अंतस्थ, ये रह आ गए इसमें। उष्म संघर्ष की बात करें तो वायु मुख से रगड़ खाकर कुछ उष्मा के साथ बाहर आती है, तो वायु क्या है? मुख से कुछ रगड़ खाकर उष्मा निकल रही है, तो उष्म संघर्षी हो गए। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जबकि ये हैं, इसको हम संघर्षी भी बोल सकते हैं और उष्म संघर्षी भी बोल सकते हैं। जबकि जो है स्पर्श संघर्षी जो होते हैं वो च, छ, जय, झ होते हैं, तो इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। स्पर्श हमने बता दिया 25 वर्ण होते हैं वो। स्पर्श संघर्षी की बात करें तो च, छ, जय, झ हो गए। उष्म संघर्षी की बात करें तो से हो गए, तो इस प्रकार आपस में कन्फ्यूजन नहीं होना। स्पर्श संघर्षी क्या है? श्वास घर्षण के साथ बाहर आती है, तो उसमें 4 आते हैं। स्पर्श संघर्ष से अगर पूछा जाता है तो च, छ, जय, झ जो है
स्पर्श संघर्षी में आता है। द्विगुण उक्षिप्त की बात करें तो जीभ की नोक जो है मुर्दा को झटके से छूकर वायु तेजी से बाहर निकालती है। मुर्दा मतलब मसूड़ों को छूकर तेजी से जो है एकदम छूकर वायु वहाँ से बाहर निकलती है। तो मूर्धन्य द्विगुण उक्षिप्त में कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं ल और ला। तो ये दो वर्ण आपको द्विगुण उक्षिप्त में मिलेंगे। अब इसे द्विगुण क्यों कहा जाता है ये भी आप देख लें। दो भाषा के इसमें गुण होते हैं, हिंदी प्लस फारसी के जो है इन दोनों भाषाओं के गुण होने के कारण इसे द्विगुण कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नासिके की बात करें, अनुनासिक उच्चारण में हवा जो है नाक से निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक या नासिकीय वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग जो है हमारा उसका पंचम अक्षर जो है, जैसे ये कै वर्ग का है पंचम, ये च का है, ये ट का है, त का है, पै वर्ग का। तो पांचों वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो नासिकीय व्यंजन कहलाता है। अर्धस्वर की बात करें तो उच्चारण स्वर व्यंजन के मध्य होता है। तो यह और बै जो है वो अर्धस्वर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्धस्वर क्या है? प्रकंपित लुंठित की बात करें तो उच्चारण में वायु से टकराकर जीवा से लुढ़कती प्रतीत होती है। रे अगर आप बोल के भी देखोगे तो जो जीवा है वो लुढ़कती प्रतीत होती है हमें मुंह में। तो प्रकंपित या लुंठित इसलिए कहा जाता है इसको रे वर्ण को। पार्श्विक की बात करें तो उच्चारण में वायु जीभ के दोनों पार्श्व बगल से निकल जाती है, मतलब जो जीभ है उसके दोनों साइड से वायु बाहर निकल जाएगी। तो लय जो होता है वो पार्श्विक बाण होता है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो दो या दो से अधिक व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे छ, त्रय, ज्ञ, श्रय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। तो छ किससे मिलकर बनता होता है? का प्लस स से मिलकर। स कन्फ्यूजन नहीं होना इसलिए बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको याद तो है कि छ जो है वो कै प्लस स से मिलकर बनता है। अब स तीन होते हैं। अब ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स कौन सा वाला है। तो षटकोण वाला स यहाँ पे है। यहाँ पे त्रय जो है वो तय प्लस र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो है जय प्लस य से मिलकर बनता है। तो ये वाला यह जो है इसको मान लो च का पंचम वर्ण है, तो पांचों वर्ण है, इसको आप और कोई सा वर्ण ना मान लेना क्योंकि ये च का जो है पांचों वर्ण हैं। अगला है हमारा श्रेय, ये स प्लस रे से मिलकर बनता है। तो यहाँ भी स आ रहा है, तो यहाँ पे सलजम वाला है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। संयुक्ताक्षर का उच्चारण क्या है? तो संयुक्ताक्षर क्या है, इसके उच्चारण की बात करें तो जब दो या दो से अधिक ध्वनि एक स्वर के सहारे लिखी जाती हैं। तो दो या दो से अधिक ध्वनि जो है वो एक स्वर के सहारे लिखी जाती है। तो जैसे पै है और इसी में हमने यहाँ से रे निकाल लिया, और प्रा आ के सहारे ये दोनों लिखी जा रही हैं, पै भी और रे भी। पै और रे जो दोनों आ के सहारे लिखी जा रही है क्योंकि स्वर तो एक ही आ रहा है इसमें, प्रा आ ही तो आ रहा है इसमें स्वर। तो दो ध्वनि जब एक स्वर के सहारे लिखी जाती है तो वो संयुक्त ध्वनि होती है। संपर्कत ध्वनि की बात करें तो जब दो एक ही ध्वनि से दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसे कहते हैं संपर्क ध्वनि। जैसे संबल है, संबल जो है इसमें बै से और बै के मध्य जो है वो मैं आ रहा है। तो इस प्रकार से एक ही ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, दोनों से मिल जाए बीच में, तो वो संपर्कत ध्वनि होती है। युग्मक ध्वनि की बात करें जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए। द्वित्व मतलब जैसे प्रसन्नता, यहाँ पे न दो बार आ गया। अक्षुक्षण हो गया तो यहाँ पर लय दो बार आ गया। मन्नत है तो इसमें न दो बार आ गया। दिल्ली है, दिल्ली में लय दो बार आ गया। तो ये युग्मक ध्वनि होती है, इसे द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं, द्वित्व शब्द भी कहते हैं। तो आपको अगर कहीं मिला जैसे कच्चा है, इसमें भी दो वर्ण वो जो व्यंजन है वो दो बार आ रहा है च, तो इसे द्वित्व शब्द भी कहते हैं। द्वित्व मतलब दो बार आ रहा है, ठीक है। और युग्मक ध्वनि भी इसे कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो अल्प प्राण और महाप्राण में जो है ये पांचों वर्ण हैं। कौन से अल्प प्राण है और कौन से महाप्राण है? अल्प प्राण और महाप्राण में हमने बताया था कि जिसमें जो सांस है, वायु हवा है वो कम निकलती है वो अल्प प्राण होते हैं, जबकि जिसमें ज़्यादा निकलती है वो महाप्राण होते हैं। जबकि सघोष में बताया था मैंने कि सघोष में क्या है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्री जो हमारी सांस की नली के टाइप है, जब बोलने में उच्चारण करते हैं तो उसमें कंपन होता है, तो वो सघोष हो गए, या उसे घोष भी कहा जाता है। अगर अघोष में बात करें तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो अब ये डेफिनेशन हो गई। अब हम समझ लेते हैं कि व्यंजन में कौन से अल्प प्राण और कौन से महाप्राण होते हैं और कौन से सघोष कौन से अघोष होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अघोष और सघोष की। तो पहला और दूसरा जो वर्ग है, जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों होते हैं अघोष। मतलब हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर जो है ये सघोष अघोष होते हैं, पहला दूसरा अक्षर। तो आपको याद रखना है पहला दूसरा अक्षर जो है हर वर्ग का वो होता है अघोष, जबकि तीसरा चौथा पांचवा अक्षर जो है वो होता है सघोष। इस प्रकार से ये हमारे पांचों वर्ग हो गए। इसमें अगर अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो पहला तीसरा पांचवा, मतलब पहला
तीसरा और पांचवा, ये होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा हर वर्ग का अक्षर, ये अल्पप्राण होते हैं। जबकि दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण होते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो है आपको महाप्राण कहना है, ठीक है। जबकि सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष अल्पप्राण होते हैं, ये हमने पहले ही बताया है। अब ये तो हमारे पांचों वर्ग हो गए। अगर यर एलैबी की बात करें, जो अंतस्थ होते हैं वो सघोष और अल्पप्राण होते हैं, इस प्रकार से याद रखना है। जबकि स है जो उसमें संघर्ष होते हैं, उसकी बात करें तो इसमें जो तीनों प्रकार के स हैं वो अघोष होते हैं, जबकि है जो है वो सघोष होता है। और ये सारे मिला के क्या होते हैं, महाप्राण। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब इनकी संख्या देख लेते हैं। अल्पप्राण कितनी संख्या है, 19 है, महाप्राण 14 हैं, सघोष 20 हैं और अघोष 13 हैं। एक बार देख लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। अल्पप्राण की बात करें तो अल्पप्राण 19 हैं। तो अल्पप्राण कौन कौन से हो गए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 15 और 4 19, तो 19 हो गए हमारे अल्पप्राण। जबकि 14 महाप्राण है, तो 14 महाप्राण देख लेते हैं कैसे हैं। 5, 10 और 4 ये वाले 14 महाप्राण हो गए। अघोष सघोष भी आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। और लय की बात, जो उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं सघोष अल्पप्राण, और ये सघोष महाप्राण होता है। अब हिंदी में अक्षर के जो क्रम आते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो 6 है वो किसके बाद आता है। तो आप जैसे 6 त्रय ज्ञ है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रय जो है वो किसके बाद आता है, तो त्रय जो है आप सीधा लगाओगे 6 के बाद आता है। लेकिन ये 6 के बाद नहीं आता है, इसमें आपको लगाना है कि जिस चीज़ से ये मिलकर बने होते हैं उसका जो पहला अक्षर होता है उसके बाद आता है। तो 6 कै और सै से मिलकर बना, तो 6 जो आता है वो कै के बाद आता है। जबकि त्रय जो है वो तय के बाद आता है। ज्ञानी जो है वो जय के बाद आता है, और श्रय जो है ये सलजम वाले सै के बाद आता है। तो ये आपको समझना है कि जो अगर मान लो ज्ञानी पूछा किसके बाद आता है, तो आप सीधा त्रय ना लगाकर क्या लगाओगे, जय, कि ज्ञानी जो है वो जय के बाद आता है। इसको हम अभी यहाँ पे देखते हैं। ये होता है शब्दकोश देखने का सही ढंग। इसमें देखो आपको कै के बाद क्या मिलेगा, 6, मतलब ख नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। तो अगर पूछा जाए 6 किसके बाद आता है, तो कै के बाद आता है। इसी प्रकार ज्ञानी जो है वो जय के बाद आ रहा है, त्रय जो है वो तय के बाद आ रहा है, और जो श्रय है वो सलजम वाले सै के बाद आ रहा है। तो ये जो है शब्दकोश देखने का तरीका है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि कौन सा अक्षर को किसके बाद आ रहा है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यही क्रम जो है वो शब्दकोश देखने का स्वर में भी है। तो स्वर में अगर बात करें कि अंग है जो है, ये वाला जो हमारा है अनुस्वार, ये सबसे पहले आता है स्वर में। ये मतलब ऐसे भी पहले आता है। उसके बाद अनुनासिक आएगा, सबसे पहले अनुस्वार हो गया, उसके बाद अनुनासिक ये वाला चक्रबिंदी वाला, फिर उसके बाद आ गया विसर्ग। ये तीनों आते हैं पहले। उसके बाद आता है ए, आ, ई, इस प्रकार से ये आएंगे। अगर हम इसी क्रम में अगर मात्राओं को देखें, तो जो मात्राएं भी इसी क्रम में होती है। जैसे अगर हम मात्राएं की बात करें, तो जो कै के ऊपर अगर बिंदु लगेगा तो ये कैसे पहले आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मात्राएं इसके अकॉर्डिंग ही, जैसे अंग है तो सबसे पहले कै के ऊपर बिंदु लग गया, फिर उसके बाद कै के ऊपर चक्रबिंदी हो गई, फिर उसके बाद कै के आगे विसर्ग हो गए, फिर उसके बाद सिंपल कै आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया कै के नीचे बिंदु, इस प्रकार से। फिर आ गया का, क्योंकि ए की मात्रा होती नहीं है। फिर आ गया छोटी ई, फिर आ गया बड़ी ई, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गए। फिर छोटा ऊ लग गया तो कू हो गया, फिर बड़ा ऊ, फिर ये हो गया ऋषि की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर ए एनक की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर आऊ की मात्रा। इसी क्रम में होंगी मात्राएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है जो कै के ऊपर बिंदु है तो वो किससे पहले आता है, तो वो इससे पहले आता है। इसी क्रम में आपको याद रखनी है ऐसे। तो कै जो है इनके बाद आता है, 3 के बाद आता है कै। जो स्वर की मात्राएं हैं वो इसी क्रम में होती हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बता ही दिए। अब थोड़ा पीछे और देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया था, इस प्रकार से देखना है इसको। शब्दकोश बता दिया मैंने। ध्वनि का सही अनुक्रम क्या है, ध्वनि का सही अनुक्रम है, पहले कंठ्य, फिर तालव्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद आता है वत्स्य, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ्य। इस प्रकार रै के विविध रूप की बात करें तो रै के विविध रूप जो हैं, अगर रै के बाद स्वर रहित रै, मतलब स्वर रहित है, तो इसमें नीचे हलंत होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐप ऐड नहीं है ये वाला। तो ए जब ऐड होता है तभी तो हलंत हटता है। तो ये वाला रै जो है इसमें इस प्रकार से हलंत है। इसके बाद कोई व्यंजन आता है तो उसके जैसे मैं आया, इसके बाद यहाँ पे स्वर रहित रै है, फिर उसके बाद मैं आया, तो जो मैं के ऊपर चला जाता है रै। यहाँ पे जो है इस कंडीशन में मैं के ऊपर रै चला गया। रै से पहले वाला व्यंजन अगर स्वर रहित है, जैसे यहाँ पे कै जो है स्वर रहित है, तो ये वाला जो रै है वो इस प्रकार से फिर नीचे लग जाता है यहाँ पे,
अगर स्वर रहित रे से पहले टे और डे है तो इसके नीचे इस प्रकार से रे लग जाता है। ट्रक, ड्रम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर सलजम वाला से और छोटा से है तो ये श्रेय और इस प्रकार से श्रेय में बदल जाता है, जैसे श्रम, श्रीमान, स्रोत, सहस्त्र, ये रे के प्रयोग हैं। ये हमने पढ़ लिया। आगत व्यंजन की बात करें तो आया हुआ अरबी और फारसी से मिलकर बना है आ, जा, फ, मतलब आ तो हो गया स्वर में, और जा और फा जो है ये नीचे बिंदु लगे हुए हैं, ये आ गए व्यंजन में, तो ये होते हैं आगत वर्ण। 12 खड़ी की बात करें, कैसे है तक जो है होती है ये ला और आ का प्रयोग इसमें नहीं होता है। कुल वर्ण की बात करें तो 12 खड़ी में 372 प्लस 24 क्या थे, ला और ला के रूप थे 24, तो टोटल जो थे वो 396 वर्ण थे इसमें 12 खड़ी में। इसमें री स्वर की मात्रा का प्रयोग नहीं होता था, तो ये 12 खड़ी है। अब एक बार रैंडम रिवीजन कर लेते हैं हम। वर्णमाला जो है इसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह 2 और 2 द्विगुण उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, कुल 52 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से 45, लेखन की दृष्टि से 52 होते हैं। स्वर की मात्रा बात करें तो मात्रा उच्चारण के स्थान पर हस्ब, दीर्घ, प्लुप्त में, उत्पत्ति के आधार पर मूल, फिर संधि। संधि स्वर जो होते हैं वो दीर्घ संयुक्त होते हैं, दीर्घ में जो समान अक्षर मिलते हैं जैसे ए मिलकर आ बनाते हैं इस प्रकार से। जबकि संयुक्त में क्या है, संयुक्त में विभिन्न स्वर मिलकर आपस में संयुक्त स्वर बनाते हैं। जीभ के आधार पर बात करें तो अग्र, मध्य, पश्च हो गए। मध्य स्वर में ए आता है। मुख द्वार में विव्रत, इसे ओपन के रूप में आप याद रखें। अर्ध विव्रत, संव्रत, अर्ध संव्रत हो गया। होठ की स्थिति के आधार पर अव्रत मुखी हो गए, व्रतमुखी हो गए, इस प्रकार से। मौखिक निरानुनासिक हो गए, इसमें कोई चक्रबिंदी नहीं होती ऊपर, अनुनासिक में चक्रबिंदी होती है। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार ऊपर बिंदु लग जाता है, अनुनासिक में जो है इधर विसर्ग लग जाते हैं, सभी इसे विसर्ग भी बोलते हैं। सघोष और अल्पप्राण, सघोष और अल्पप्राण जो हैं, तो ये हमने पहले बता दिया था, सभी स्वर जो है वो सघोष अल्पप्राण होते हैं, ये हमने बता दिया था। इसके बाद हम देख लेते हैं एक प्रकार से याद करने के लिए कि कौन सा अक्षर जो है किससे बोला जाता है। तो कंठ से जो है, हम अगर पहले स्वर की बात करें तो ए और आ जो है कंठ से बोले जाते हैं, फिर उसके बाद ई आ गए तालु से बोले जाते हैं, उसके बाद ऊ जो है ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, फिर उसके बाद री जो है वो मूर्धा से, कंठ प्लस तालु से ए हो गए, कंठ प्लस ओष्ठ से हो गए ओ। इस प्रकार से ही का वर्ग जो है ये कंठ से और हैवी का वर्ग हो गया, तालु से च वर्ग हो गया, मूर्धा से ट वर्ग हो गया, दंत से तय वर्ग हो गया, ओष्ठ से पै वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से अभी यह रै लैब है जो हमारे अंतस्थ है, उसकी याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। तो यह रै लैब है जो शुरू के 3 हैं, और उसमें संघर्षी के भी जो शुरू के 3 हैं वो तालु, मूर्धा, दंत से शुरू होते हैं। मतलब इस प्रकार से आप याद रखें, जो अंतस्थ और उसमें है उसके जो 4 वर्ण होते हैं दोनों में, तो जो शुरू के 3 हैं वो तालु से शुरू होकर तालु, मूर्धा, दंत, इस प्रकार से यह रै लै और से इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। जो फिर चौथा वर्ण होता है, जैसे इसका बै है तो ये नीचे चला जाता है दंत प्लस ओष्ठ में, जबकि इसका जो चौथा वर्ण है वो कंठ में चला जाता है, तो आपको ये याद रखने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। लय और लय जो उक्षिप्त व्यंजन होते हैं ये इसी का रूप हैं, तो ये मूर्धा में आ गए, तो ये आपको याद रख सकते हैं कौन सा किससे बोला जाता है। एक बार रैंडम रिविजन कर लेते हैं। वत्स्य जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, न, स, र, ल, जय। स्पर्श जो होते हैं 5 वर्ग के 25 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्शी होते हैं। स्पर्श संघर्षी जो होते हैं वो 4 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ। जबकि उष्म संघर्षी जो होते हैं वो स है होते हैं। तो ये तीनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तीनों सेम से हैं, जैसे स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, उष्म संघर्षी, तो इसलिए एक जगह लिखे हुए हैं। अंतस्थ हो गए य, र, ल, व। अर्धस्वर की बात करें तो य और ब हो गए, क्योंकि ये स्वर व्यंजन के मध्य आते हैं। अर्धस्वर कौन कौन से हो गए, य और ब। प्रकंपित, लुंठित, कंपन जात, ये तीनों हैं, तीनों जो है ओब्लिक करके से रै को बोला जाता है तीनों। पाशविक, लय, किसी भी नाम से आ सकता है, इसको याद रखना है आपको। काकलीय वर्ण जो है वो है हो गया। नासिकीय में प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है वो नासिकीय हो गया। उक्षिप्त, द्विगुण, उच्छिश्र, संकर, ताड़न जात, तो ये पांचों ओब्लिक करके हैं, तो किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो लय और लय जो होते हैं इसका एग्जाम्पल है। अमानक वर्ण जो है झ और भय होते हैं अमानक वर्ण, पहले इनको इस प्रकार से लिखा जाता था, इसलिए इनको अमानक वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह में अंग है और अह होते हैं, अंग हो गया अनुसार और अह हो गया विसर्ग। स्त्रीलिंग वर्ण की बात करें तो स्त्रीलिंग वर्ण हो गए ई, बड़ा ई और ऋषि, ये वर्णमाला में स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। जबकि द्वित्व व्यंजन जो है इस प्रकार से होते हैं, जैसे च यहाँ पे 2 बार आ रहा है,
सज्जन में जय 2 बार आ रहा है, दिल्ली में लय 2 बार आ रहा है। तो अगर द्वित्व व्यंजन आपसे पूछा है कि 4 ऑप्शन दिया आपको कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है, तो जिसमें एक ही बाण की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये प्रश्न भी आपको जरूर मिलेगा देखने को। तो ये हमारी बर्णमाला थी आज कंप्लीट हो गई। ईओ के एग्जाम में 15 नंबर की ये पूछी जाएगी, तो इससे पूरी वीडियो से आपको कवर करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 15 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। तो आज ये 4th वीडियो थी ईओ एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना दी हैं उसकी सिलेबस पे अकॉर्डिंग, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।